हेलो एवरीवन। अभी तक आपने रिच डैड पुअर डैड किताब में बताए गए लेसन 1 को समझा। अब आगे लेसन 2 है आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। 1919 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वह अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका मतलब है कि जब तक अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ी अनहोनियां ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर से ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खुद ही विकास कर सकती हैं। ये किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें ज़मीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती हैं। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूहों के सामने बोलता हूँ तो वे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए। मैं कैसे शुरू करूँ? क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता हूँ? जब भी मैं कोई इनसे सवाल सुनता हूँ तो मुझे एक कहानी याद आती है, एक सबसे अमीर बिजनेसमैन की कहानी। 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के एजवाटर बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स श्वाब थे जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल थे जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। हार्वर्ड हॉब्सन थे जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर थे जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजियर थे जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड व्हिटनी थे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे। आर्थर कॉटन और जेसे लिवरमोर थे जो शेयर बाजार के 2 दिग्गज साहसिक खिलाड़ी थे। अल्बर्ट फ्रॉल थे जो राष्ट्रपति हॉर्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। 105 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसुल विदेश भूमि पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए और क्रूजर तथा कॉटन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फ्रॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजियर तथा लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ठीक ठाक बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल क्या हुआ, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप 1923 पर गौर करें तो आपको दिख जाएगा कि यह 1929 की शेयर बाजार की भारी गिरावट और महामंदी के ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं का इन लोगों और इनके जीवन पर भारी असर पड़ा होगा। मुद्दे की बात यह है कि ये लोग जिस युग में रहे थे आज हम उससे ज़्यादा बड़े और तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कई उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों के युग में आए उतार चढ़ाव जैसे ही होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज़्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका ज़रा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। यदि लोग लचीला बनने, खुला दिमाग रखने और सीखने के लिए तैयार हों तो वे कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज़्यादा अमीर बनेंगे। अगर वे सोचते हैं कि पैसा समस्याओं को सुलझा देगा तो उन्हें राह में काफ़ी मुश्किलें झेलनी होंगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती है और पैसे बनाती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है।
अधिकतर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सब ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं, जो अचानक अमीर बन गए लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वे जल्दी ही वहां लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियां, जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है, जिसके पास 1 साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में यह आज 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील और लेखपालों ने उसका पैसा हथिया लिया और वह न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार पोंछते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वह नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और अगर यह भी उतर गई तो वह अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तुरंत मिलेनियर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर बन गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि लंबे समय में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे शुरू करूं या मुझे बताएं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मेरे जवाब से वे प्रायः बहुत निराश होते हैं। मैं बस उनसे वही कहता हूँ जो अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की ज़रूरत है। जब भी मैं अमीर डैडी के साथ होता था तो वे यह विचार हर बार मेरे दिमाग में ठूंसते थे। जैसा मैंने कहा था, मेरे शिक्षित डैडी पुस्तक पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे, जबकि मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता में माहिर बनने की ज़रूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यह करने की ज़रूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल तंत्र कृषि युग में बना था और आज भी यह बिना नींव वाले मकानों में यकीन करता है। कच्चा फर्श अब भी फैशन में है, इसीलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो उनके पास लगभग कोई वित्तीय नींव नहीं होती है। एक दिन उपनगरीय मकान में जब उन्हें रात को नींद नहीं आती है और वे अमीर की सपने को देखते हुए गहरे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वे फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्याएं उनके सामने खड़ी हैं उनका जवाब फटाफट अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। इमारत बनने लगती है, यह तेजी से ऊपर जाती है और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी मीनार आ जाती है। उनकी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। बड़े होने के बाद माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि बचपन में ही हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बना दी गई थी। अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमीर डैडी के सामने सवाल यह था कि यह नीरस और जटिल विषय बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसे रेखा चित्रों के माध्यम से सिखाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय बुनियाद रखी। क्योंकि हम बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक सरल तरीका ईजाद किया। बरसों तक वे सिर्फ रेखा चित्र खींचते थे और शब्दों का इस्तेमाल करते थे। माइक और मैं सरल रेखा चित्रों की मदद से आर्थिक शब्दावली तथा पैसे के आवागमन को समझते थे। कई साल बाद अमीर डैडी ने उन रेखा चित्रों में अंक जोड़ना शुरू किया। आज माइक ज़्यादा जटिल और सूक्ष्म अकाउंटिंग विश्लेषण में माहिर हो चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए यह करना ही था। मैं उतना जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य काफ़ी छोटा है, लेकिन हम दोनों की ही नींव एक सी है। अगले पन्नों में मैं आपको वही सरल रेखा चित्र बताऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे।
हालांकि वे बुनियादी थे, लेकिन उन रेखा चित्रों ने दो छोटे लड़कों का मार्गदर्शन किया, जिसकी बदौलत वे एक ठोस और गहरी नींव पर काफी दौलत बनाने में सफल रहे। नियम 1 है, आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि यह पहला नियम है। यह इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। ज़्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से संघर्ष सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व का फर्क नहीं जानते। अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे समझाया तो हमें लगा वे मजाक कर रहे हैं। हम दो छोटे लड़के अमीर बनने के रहस्य को लेकर इतने हैरान परेशान थे और उनका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बारे में सोचने के लिए बहुत समय तक ठहरना पड़ा। माइक ने पूछा, संपत्ति क्या होती है? उसके बारे में अभी चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। बस इस विचार को अपने दिमाग के अंदर घुसने दो। अगर तुम इस सरल नियम को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। यह बहुत आसान है, इसलिए लोग इस विचार को अनदेखा कर देते हैं। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है और फिर हम उसे हासिल करें और इसके बाद हम अमीर बन जाएंगे? अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, यह इतना ही आसान है। मैंने पूछा, अगर यह इतना ही आसान है तो संसार का हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन पाता? अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क नहीं जानते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर यह इतना ही आसान है, अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण है तो हर कोई इस फर्क का पता क्यों नहीं लगाना चाहता? संपत्तियाँ और दायित्व क्या होते हैं, यह समझाने में अमीर डैडी को सिर्फ कुछ मिनट लगे। वयस्क होने के बाद मुझे यह दूसरे वयस्कों को समझाने में मुश्किल आती है। यह आसान विचार उन्हें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उन्हें अलग तरीके से शिक्षित किया गया है। उन्हें दूसरे शिक्षित पेशेवरों ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, लेखपाल, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय नियोजक आदि। मुश्किल तब आती है जब इन लोगों से सीखी बातों को भूलने या दोबारा बच्चे बनने को कहा जाता है। बुद्धिमान वयस्क अक्सर महसूस करता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना खुद को नीचे गिराना है। अमीर डैडी किस यानी कि कीप इट सिंपल, स्टूपिड एंड कीप इट सुपर सिंपल सिद्धांत में यकीन करते थे। यानी इसे आसान रखो, मूर्खतापूर्ण रखो या इसे बेहद सरल रखो। इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए आसान बनाया, जिससे हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बन गई। उलझन किस वजह से होती है? इतनी सरल चीज जटिल कैसे बन सकती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो दरअसल दायित्व है? इस सवाल का जवाब बुनियादी शिक्षा में पाया जाता है। हम वित्तीय साक्षरता पर नहीं, साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सी चीज़ संपत्ति है और कौन सी चीज़ दायित्व, ये शब्दों से समझ नहीं आता। वास्तव में अगर आप सचमुच दुविधा में पढ़ना चाहते हो तो डिक्शनरी में संपत्ति और दायित्व की परिभाषा देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी गई परिभाषाएं किसी प्रशिक्षित लेखपाल को अच्छी लग सकती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी को उनसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम वयस्क लोग अक्सर यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। हम छोटे लड़कों को अमीर डैडी ने समझाया था, संपत्ति को शब्दों से नहीं, अंकों से परिभाषित किया जाता है। और अगर तुम अंक नहीं पढ़ सकते हो तो तुम्हें संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अमीर डैडी कहते थे, अकाउंटिंग में महत्वपूर्ण अंक नहीं होते, बल्कि वह चीज़ होती है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों जैसा ही है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण तो वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अंकों को पढ़ना और समझना आना चाहिए। ये बात मैंने अपने अमीर डैडी से एक बार नहीं 1000 बार सुनी होगी। और मैंने यह भी सुना था कि अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। संपत्ति और दायित्व के फर्क को इस तरह पहचाना जा सकता है। अधिकतर अकाउंटेंट और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर लोग इन परिभाषाओं से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये सरल रेखाचित्र दो छोटे लड़कों की मजबूत नींव डालने में बड़े काम आए थे।
रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। यह आय और व्यय का ब्यौरा देता है, कितना पैसा अंदर आया, कितना पैसा बाहर गया। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि संपत्ति और दायित्व को बराबर होना चाहिए। कई वित्तीय नौसिखिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के संबंध को नहीं जानते, जबकि इस संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था कि मेरे अमीर डैडी ने 2 छोटे लड़कों को आसान शब्दों में बताया, संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं। अच्छी, सरल और उपयोगी परिभाषा। अब जब संपत्ति और दायित्व को रेखा चित्र के माध्यम से समझा दिया गया है, तो मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझना ज़्यादा आसान हो सकता है। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे बाहर निकालती है। आपको दरअसल बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस ज़िंदगी भर संपत्तियां खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय बनना चाहते हैं तो ज़िंदगी भर दायित्व खरीदते रहें। चाहे शब्दों की या अंकों की निरक्षरता ही वित्तीय संघर्ष की जड़ है। अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे समझ या पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज़्यादा साक्षर हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं तो वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। रेखा चित्रों में जो तीर लगे हैं वे नकदी के प्रवाह या कैश फ्लो की दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती। जिस तरह की संदर्भ के बाहर शब्दों का अर्थ गुम हो जाता है, महत्वपूर्ण तो वह कहानी है जो अंक या शब्द बता रहे हैं। किसी वित्तीय रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है। पैसा किस ओर जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की वित्तीय कहानी यह होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी यह कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वे अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। जाहिर है कि इन सभी रेखा चित्रों को कुछ ज़्यादा ही सरल बनाया गया है। हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। ये रेखा चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है। कैश फ्लो ही यह कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने यह अध्याय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि मैं लोगों की इस आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा सारी समस्याओं को सुलझा देता है। इसलिए मैं सिहर जाता हूँ जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाए और उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ कि मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लेकिन प्रायः ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। वास्तव में इससे समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारी दुखद इंसानी कमजोरियों व खामियों को उजागर कर देता है और हमारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिनसे हम अनजान रहते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक भारी दौलत मिल जाती है, मान ले विरासत, भारी वेतन वृद्धि या लॉटरी के कारण, तो बहुत जल्दी ही वह पहले जैसे या उससे भी बुरे वित्तीय झमेले में पहुंच जाता है। पैसा सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को ज़्यादा उजागर करता है। अगर आपका पैटर्न पूरी कमाई को खर्च करना है तो संभवतः इस बात की है कि आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। इसलिए कहावत बनी है, मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ा जश्न है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूली और पेशेवर योग्यताएं हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अपनी पेशेवर योग्यताओं से ही हम पैसे कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में मैं हाई स्कूल में था। तब अगर कोई पढ़ने में होशियार होता था तो ये माना जाता था कि वह होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज़्यादा पैसों का वादा नजर आता है।
आजकल डॉक्टर ऐसी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा। बीमा कंपनियां कारोबार को नियंत्रित कर रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन, शासकीय हस्तक्षेप और अदालतों में मुआवजे के दावे। आज बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म सितारे, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वींस या सीईओ बनना चाहते हैं क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वहीं पर है। इसी कारण आज स्कूल के बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है। वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी था, क्योंकि स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त विद्यार्थियों के पास वित्तीय योग्यताएं नहीं होती हैं। इसीलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वे अपनी समस्याओं से नहीं उबर पाते हैं। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो यह है कि उन्हें पैसे का प्रबंधन करना नहीं सिखाया गया। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। पैसे कमाने के बाद उसके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरे लोगों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास कैसे रखा जाए और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने पैसों की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। ये लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन यह नहीं सीखा कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। एक वित्तीय स्वप्न की खोज के वित्तीय दुस्वप्न में बदलने की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। मेहनती लोगों की आम कहानी एक तयशुदा ढर्रे पर चलती है, यानी कि एक सेट पैटर्न पर। एक न्यू मैरिड, खुश और उच्च शिक्षित पति पत्नी किराए में एक सक्रिय अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्च में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वे पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उनके पास दो आमदनियां हैं और वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। टैक्स ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है। कई लोग सोचते हैं कि यह इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर लगभग 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में यह 15% होता है, क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश यह है कि यह वह पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया है, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। युवा पति पत्नी की ओर लौटते हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वे अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वे अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाती कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वे जागते हैं और पाते हैं कि उनके दायित्व वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनके दायित्व बहुत बढ़ गए हैं। अब वे रैट रेस में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वे पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज़्यादा ऊंची आमदनी की वजह से ज़्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंची टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तभी उन्हें डाक से एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। ये उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वे जितना कर्ज ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फ़ोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनके मकान का मूल्य बढ़ गया है। चूँकि उनके कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने इंटीग्रेटेड लोन का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वे ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा लें और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दें। इसके अलावा वे मकान के लोन पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स से छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंचे ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है।
उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वे अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यह चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी वही रहती है। वे मेरी बातें सुनने के लिए वो मेरे लेक्चर्स में आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए? वे यह नहीं समझ पाते हैं कि समस्या दरअसल यह है, वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। यह समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई है। यह इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्याएं शायद ही कभी सुलझती हैं। समस्याएं तो समझदारी से सुलझती हैं। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खोद खोद कर खुद को गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी अक्सर हमसे कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते थे: तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति, दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियनों डॉलर खर्च किए हैं और इसी वजह से वह आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार आत्मज्ञान को इन तीनों शक्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर पैसे की शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वे दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैसे की पूरी समझ न होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल शक्ति को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें नियंत्रित कर लें। अगर वे दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते कि क्या इसमें समझदारी नजर आती है। अक्सर अपनी आंतरिक समझदारी, अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज़्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वे अनुसरण करते हैं। अक्सर वे परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो, यानी कि अपने धन का निवेश अलग अलग जगह करो। आपका मकान एक संपत्ति है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। कहा जाता है कि ऑडियंस के सामने बोलने का डर ज़्यादातर लोगों को मौत के डर से भी ज़्यादा भयावह लगता है। साइकाइट्रिस्ट कहते हैं कि लोग पब्लिक स्टेज पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी में अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होने या अलग रह जाने का डर ज़्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। सो एवरीवन, अभी आपने लेसन 2 का पार्ट 1 सुना है। ऑडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।